नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप का फिजिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे यूरोप के माउंटेन्स, रिवर, फिजिकल फीचर्स, उसके आइलैंड्स का सारा का लोकेशन देखेंगे मैप से। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे वर्ल्ड का ये मैप आपके सामने है, इसमें यूरोप का लोकेशन देख लेते हैं। तो यूरोप इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलेगा। ये आप जो व्हाइट कलर से देख रहे हैं, ये हमारा यूरोप हो गया। आप लोग पॉलिटिकल मैप में अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। आप पॉलिटिकल मैप में भी यूरोप को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे कंट्रीज के नाम बताए। यूरोप में जो जो कंट्रीज है उसके सारे के नाम, कैपिटल और उसका लोकेशन बताया है। तो यहाँ पे हम लोग यूरोप का जल्दी जल्दी से लोकेशन देख लेते हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, उसके ईस्टवर्ड साइड में, मोस्ट ऑफ द कंट्री ईस्टवर्ड साइड में है। और ये जो इक्वेटर है इसके नॉर्दर्न साइड, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूरोप पूरी तरह से है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन पे लाई करते हैं, कंट्रीज ऑफ यूरोप विच लाइज ऑन प्राइम मेरिडियन, और कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में लाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री आप जैसे देख रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन के, ये जो प्राइम मेरिडियन गया है इसके ईस्ट में सारा यूरोप लाइज, लेकिन कुछ कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि इसके वेस्ट में भी हैं। तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से कंट्री प्राइम मेरिडियन पे लाइज करते हैं और कौन कौन से कंट्री इसके वेस्ट में है। तो ये आपके सामने मैप, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है। इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ इससे, हाईलाइटर से। और इसके अब हम लोग देखेंगे इससे कौन कौन सी कंट्री पास होती है। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम इससे पास होती है, फ्रांस इससे क्रॉस करती है और स्पेन इससे क्रॉस करती है। मतलब कि प्राइम मेरिडियन पे ये 3 कंट्री लाई करते हैं, मतलब इनके देश से ये प्राइम मेरिडियन गुजरता है। पहला सवाल का हो गया। अब दूसरे सवाल का बात करते हैं, कौन कौन से कंट्री हैं जो इसके वेस्ट में लाई करते हैं। तो पहला हो गया आइसलैंड, दूसरा हो गया आयरलैंड और तीसरा हो गया पुर्तगाल। ये 3 कंट्री इसके वेस्ट में लाई करते हैं। 3 कंट्री इस पे ही लाई करते हैं और बाकी सारे कंट्री यूरोप के ईस्टवर्ड लाई करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज है। मैं यूनाइटेड नेशन के जो डाटा है उसके हिसाब से जो चल रहा हूँ, उसमें 44 कंट्री है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसमें एग्जिस्ट तो करते हैं मैप पे, लेकिन उसको मान्यता सभी कंट्री ने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन में भी नहीं दिया है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं तो उन्होंने मान्यता दिया है। तो उस हिसाब से ये कंफ्यूजन हो जाएगा नंबर ऑफ कंट्री, इसलिए मैंने यूनाइटेड नेशन में जितने कंट्रीज लिस्टेड हैं उस हिसाब से मैंने इसमें चला है। जैसे कि कोसोवो का एग्जाम्पल है। कोसोवो को यूनाइटेड नेशन नहीं मानता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे यूएसए और ये सब यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत सारे हैं, तो ये लोग इसको मान्यता देते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना और रशिया, ऊपर से यूनाइटेड नेशन, ये लोग कोसोवो को, जो सर्बिया का ही एक पार्ट है, उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पे उस तरह के कंट्री को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उन कंट्रीज़ों को देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन में है। जैसे इसमें तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बात किया जाए तो 44 कंट्रीज इसमें आते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, तो यूरोप जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली लाई करता है, और कुछ जो प्राइम मेरिडियन है वो लंदन से ग्रीनविच से होते हुए ये क्रॉस करता है, ठीक है। कुछ कंट्री जो इस पे ही है, जैसे मैंने अभी पिछले बताया, कुछ इसके ईस्ट में है, बहुत 3 कंट्रीज हैं जो इसके वेस्ट में है। यूरोप का अगर साइज के हिसाब से बात की जाए तो यूरोप का साइज 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर मैं रैंक 1 से बात करूं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया हो गया, उसके बाद हो गया अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर आता है नंबर यूरोप का। तो ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया के हिसाब से देखा 6th लार्जेस्ट है। और उसका अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यूरोप में रहती है। इसके साथ मैं आप सभी लोगों से एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप की रैंकिंग क्या है। अगर कॉन्टिनेंट की रैंकिंग की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1 के तो मैं तो हिंट दे देता हूँ, एशिया रैंक 1 पे है, पॉपुलेशन सबसे अधिक है, 60% पॉपुलेशन वही लाई करती है। तो रैंक 2, रैंक 3 का अगर देखा जाए तो यूरोप का रैंक कौन सा रैंक आता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं यूरोप की, तो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस, जो कि कॉकेशियन माउंटेन रेंज पे लाई करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, माउंट एल्ब्रस, ठीक है। और अगर इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट देखते हैं, पूरे यूरोप का सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, तो कैस्पियन सी के पास जो कैस्पियन डिप्रेशन है, एक्जैक्टली कैस्पियन सी नहीं है, कैस्पियन सी के पास जो वोल्गा रिवर का जो डेल्टा है, यहाँ पे कैस्पियन डिप्रेशन है, मतलब कि लो लैंड है, जो कि सी लेवल से भी 28 मीटर नीचे है। तो ये यहाँ पे आ जाता है, कैस्पियन डिप्रेशन बोला जाता है इसको, यूरोप का सबसे लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यूरोप की कौन कौन सी बाउंड्री किस किस तरफ से लगती है और इसके अगल बगल कौन कौन से कॉन्टिनेंट या ओशियन ये सब आते हैं। तो यूरोप की सभी बाउंड्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोप के जो ईस्टवर्ड साइड में एशिया है, तो एशिया के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है, कैसे कैसे बाउंड्री लगती है।
तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे जो रशिया है वो एशिया और यूरोप दोनों में लाइज करता है। ये तो मैंने एशिया वाला वीडियो में बताया था, लेकिन मॉस्को जो कैपिटल है वो यूरोप में लाइज करता है। तो रशिया को हम लोग यूरोप में ही देखेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादातर लैंड तो एशिया में है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, यूराल माउंटेन है ये वाला, या लिखा हुआ भी यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन ही बॉर्डर है एशिया और यूरोप का। इसके यूराल माउंटेन के ईस्टवर्ड जाएंगे तो वो एशिया हो जाएगा, और यूराल माउंटेन के वेस्टवर्ड जाएंगे तो वो यूरोप हो जाएगा। लेकिन बोथ कंट्री तो रशिया ही है, सेम कंट्री है, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट यहीं से बॉर्डर है, ठीक है। उसका यूराल माउंटेन खत्म होने के बाद यहीं पे एक रिवर फ्लो होती है जो कि कजाकिस्तान से होते हुए कैस्पियन सी में आके गिरती है, जिसका नाम है यूराल रिवर। तो यूराल माउंटेन हो गया, उसके बाद यूराल रिवर हो गया। ये यूराल रिवर भी कजाकिस्तान को से क्रॉस करती है, और ये भी एशिया यूरोप का बाउंड्री का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ हमने बॉर्डर देख लिया। उसके बाद आ जाता है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी ही बॉर्डर है। कैस्पियन सी का अगर ईस्टवर्ड वाला जो कोस्टल देखें तो वो सब हो गया एशिया वाला, और वेस्टवर्ड वाला जो साइड है वो यूरोप हो गया। कहाँ तक? कॉकेशियन माउंटेन तक। ये अगला बॉर्डर यहाँ पे शुरू हो रहा है लैंड का, ठीक है। तो ये यूराल माउंटेन, उसका यूराल रिवर, फिर कैस्पियन सी, उसका कॉकेशियन माउंटेन रेंज, ये बॉर्डर है। इसके नॉर्थवन साइड में जो लैंड मास पड़ रहा है वो आ जाएगा यूरोप का, और उसके जो सदर्न पार्ट में है वो एशिया का आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो मैंने एशिया वाला वीडियो में बताया था, लेकिन चूंकि यूरोप के साथ भी तो बाउंड्री लगी तो इसको मैंने रिपीट कर दिया। उसका कॉकस माउंटेन रेंज के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये ब्लैक सी आ जाता है। फिर ब्लैक सी भी उसी तरह से, इसके नॉर्दर्न साइड में जो कंट्रीज पड़ जा रहे हैं वो सब यूरोप हो गया, उसके जो सदर्न साइड है वो सब एशिया हो गया। तो यहाँ तक हम लोग बॉर्डर समझ लिया। अब आगे देखते हैं। तो ब्लैक सी तक हमने देख लिया। अब ब्लैक सी से आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सिटी पड़ेगी इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर ही कहा जाए एक तरह से तो दोनों कॉन्टिनेंट पे लाइज करता है। तुर्की का जो सबसे लार्जेस्ट शहर है इस्तांबुल, वो एशिया पे भी लाई करता है, यूरोप पे भी, क्योंकि इस्तांबुल शहर के बीच से एक स्ट्रेट गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल, ठीक है। वही बॉर्डर है ब्लैक सी को, और ये जो छोटा सा सी देख रहे हैं ये सी ऑफ मरमरा है, इस दोनों को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल, ठीक है। तो वो इसका बॉर्डर हो गया। एक साइड में अगर वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो यूरोप, और ईस्टर्न साइड में जो तुर्की वाला है एशिया। ये भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है तुर्की। इसका जो थोड़ा सा पार्ट, जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट यूरोप में लाइज कर जाता है, और बाकी पूरा पार्ट इसका एशिया में लाइज करता है। अब बीच में जो इस्तांबुल शहर है यहीं पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल। तो ये एक बॉर्डर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सी ऑफ मरमरा मैंने बताया, तो सी ऑफ मरमरा बॉर्डर हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ एजियन सी पड़ता है, ग्रीस के पास एजियन सी पड़ता है। इस एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में एक फिर स्ट्रेट आता है जिसको डार्डेनियस स्ट्रेट कहते हैं। ये बॉर्डर हो गया। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद मेडिटेरियन सी बॉर्डर हो जाता है, जो कि एशिया और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे कि आप लोग ये मैप में देख सकते हैं, एजियन सी के बाद देखा जाए तो पूरा मेडिटेरियन सी ये बॉर्डर का काम करता है अफ्रीका और यूरोप का, ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट आ जाता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो यूरोप, और उसके सदर्न साइड में देखेंगे तो अफ्रीका। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन ओशन। और जो यूरोप का तो हम लोग ईस्टर्न साइड देख लिए, एशिया पड़ा, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर और कैस्पियन सी, कॉकेशियन माउंटेन, ये सब देखते हुए। अगर इसका हम सदर्न साइड देखें तो वो भी देख लिए कि यूरोप का सदर्न साइड में मेडिटेरियन सी हो गया। अब आ जाते हैं यूरोप के वेस्टर्न साइड में। तो यूरोप के वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन, और यूरोप के नॉर्दर्न साइड में आर्कटिक ओशन। पूरा अगर यूरोप को देखा जाए तो ये एक तरह से पेनिनसुला है, और इसका जो ईस्टर्न साइड है वही लगता है एशिया से, और बाकी 3 साइड से लगभग पानी से घिरा हुआ है। अब आ जाते हैं यूरोप के फिजिकल फीचर्स पे। इसके फिजिकल फीचर्स क्या क्या है? तो मेनली इसको 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला है, पहले इसका मैं नाम पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके लोकेशन देखेंगे, फिर उसका डिटेल में भी देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो फिजिकल डिवीजन है, वेस्टर्न अपलैंड या इसको नॉर्दर्न हाईलैंड भी कहा जाता है। दूसरा है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन लैंड या लो लैंड भी कहा जाता है। थर्ड आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और फोर्थ आ जाता है सदर्न अल्पाइन रीजन, ठीक है। अब देखते हैं वेस्टर्न अपलैंड और नॉर्दर्न हाईलैंड। ये जो नॉर्दर्न पार्ट आप जो ग्रीन कलर से जो शेडेड किया हुआ है, ये सब जो पार्ट देख रहे हैं, ये वेस्टर्न अपलैंड या नॉर्दर्न हाईलैंड में आ जाते हैं। उसके बाद आता है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन लैंड। तो ये जैसे कि इंडिया का ग्रेट इंडियन जो यूपी और बिहार और पंजाब का जो प्लेन पड़ता है, उस तरह का ये प्लेन लैंड है। येलो कलर से जो देख रहे हैं ये पूरा आ जाएगा आपका नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन लैंड और लो लैंड में आ जाएगा। काफ़ी लो है, अभी इसका बारे में एक एक करके डिटेल भी देखेंगे। उसका सेंट्रल हाईलैंड, ये जो पार्ट देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये वाला पार्ट हो गया सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। उसके बाद जो पिंक कलर से जो है सदर्न अल्पाइन रीजन, ये माउंटेनियस रीजन हो गया। तो ये जो सदर्न पार्ट हो गया यूरोप का, ये सदर्न अल्पाइन रीजन, हेवीली फॉरेस्टेड
एरिया होता है ये। अब एक एक पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले वेस्टर्न अपलैंड या नॉर्दर्न हाईलैंड भी नाम जाना जाता है। तो ये जो डॉटेड देख रहे हैं ये जो पूरा स्कैंडिनेवियन जो पूरा पेनिनसुला है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब आ जाते हैं, तो ये पूरा हो गया। उसके साथ साथ जो फिनलैंड वाला जो पार्ट है ये भी आ गया इसमें। उसके आगे बढ़ेंगे तो आइसलैंड आ गया, और जो ग्रेट ब्रिटेन का जो स्कॉटलैंड वाला पार्ट है ये, उसके बाद जो आयरलैंड है वो, ये सब आ जाएंगे वेस्टर्न अपलैंड में। उसके आगे भी बढ़ते हैं तो फ्रांस का जो पेनिनसुला वाला टाइप का जो निकला हुआ रीजन है जो 3 साइड से घिरा हुआ, ये फ्रांस का रीजन है, ये ब्रिटनी रीजन कहलाता है, तो ये भी इसी में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो स्पेन का जो पार्ट है और जो पुर्तगाल, तो पूरा पुर्तगाल ही आ जाता है, और स्पेन का जो सेंट्रल पार्ट है वो भी इसी में आ जाता है। तो ये पूरा आ जाता है नॉर्दर्न हाईलैंड में या वेस्टर्न अपलैंड इसको आप कह सकते हैं। ये पूरा लैंड हार्ड एंशिएंट रॉक, ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। क्या हुआ था कि जब आइसेस था तो इसमें पूरा ग्लेशियर से ये पूरा पार्ट जमा हुआ था। अब धीरे धीरे ग्लेशियर रिसाइड की, जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ी हजारों साल में, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो ग्लेशियर हटे तो अपने पीछे वो जो उबड़ खाबड़ वाली जो रॉक होती है, ग्लेशियर लैंड जो होती है, और हार्ड रॉक जो अपने नीचे का जो छोड़ जाते हैं ग्लेशियर, उस तरह का पूरा यहाँ का लैंडफॉर्म है। पहले यहाँ पे पूरा ग्लेशियर था, अभी ग्लेशियर हट गया और पूरा लैंडफॉर्म है, लेकिन पूरा उबड़ खाबड़ टाइप का लैंडफॉर्म है। और फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मार्स लैंड मिलेगा, मतलब दलदली टाइप का जमीन मिलेगा, क्योंकि पहले पूरा ग्लेशियर था तो उसका तो अवशेष मिलेगा ही, तो मार्सी लैंड है। उसके साथ साथ लेक्स भी हैं जो काफ़ी गड्ढे नुमा रह गए, ग्लेशियर हट गया तो उस जो गड्ढे नुमा में लेक्स बन गए, पानी भर गया और लेक्स बन गया। उसके बाद एक फिरोड्स मिलते हैं। तो फिरोड्स को समझते हैं क्या होता है। फिरोड्स एक तरह का नैरो इनलेट होता है सी का, और सराउंडेड, वो पूरा सराउंडेड होता है हाई हिल से। यहाँ पे आप मैप में देखिए, ध्यान से देखिए, नॉर्वे वाले पार्ट को देखिए, आपको नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड और ये सब कंट्रीज में आपको मिलेंगे। तो नॉर्वे वाला पार्ट को हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला धीरे से समुद्र ये पूरा घुसा हुआ है लैंड में, ये पूरा घुसा हुआ है, इसी को कहते हैं फ्रीडॉट्स। पूरा इस पूरा एरिया में ही इस तरह का मिलेगा। और जो ये जो पार्ट अंदर घुसा है और इसके साइड साइड जो लैंड एरिया है वो हाई माउंटेन एरिया है। इसका एक फोटोज देख सकते हैं, ये मैंने लगा दिया था। ये बीच में समुद्र घुसा हुआ है ये पूरा, और नेविगेबल भी है, इसमें शिप जा सकती है आराम से। और इसके चारों ओर हाई माउंटेन रेंज है, एकदम प्लेन कोस्ट नहीं मिलेगा, सीधे हाई लैंड, मतलब कि एक माउंटेन रेंज टाइप का मिलेगा। और उसके बाद अचानक से ये सी का पार्ट घुसा हुआ है जमीन के अंदर, तो इसको फ्रिजॉर्ट कहते हैं। अगला पार्ट को देखते हैं, जो हम लोग देख रहे थे यूरोप का लैंडफॉर्म्स, तो उसमें जो सेकंड पार्ट है नॉर्दर्न यूरोपियन लोलैंड और प्लेन लैंड। नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन जो है यूनाइटेड किंगडम के सदर्न पार्ट से लेके पूरा रशिया तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें पार्टिकुलर की किस किस कंट्री से ये बिलोंग करता है, तो यूके का तो पार्ट, जो सदर्न पार्ट है यूके का, ग्रीन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये तो बिलोंग करता ही है। उसके साथ आप देखें तो फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, उसके साथ साथ डेनमार्क हो गया, पोलैंड हो गया, उसके साथ बाल्टिक स्टेट्स जो हैं उन सब में भी ये पाया जाता है। साथ साथ रशिया में भी ये चीज़ पाया जाता है, नॉर्दर्न लोलैंड। अब लोलैंड है तो ये जो इसकी जो हाइट है वो पूरा, अगर लोलैंड की बात करें तो 150-152 मीटर से नीचे ही है, 500 फीट ही इलावेशन है। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो 500 फीट से नीचे ही है। और इस वाले रीजन में बहुत सारी रिवर्स है, यूरोप की मोस्ट ऑफ द रिवर्स, सारी रिवर्स इसी रीजन में फ्लो करती है। जो कि आप देख सकते हैं इसके जो सदर्न पार्ट है, अभी आगे आएगा, जो हाईलैंड और जो अल्पाइन रीजन है, यहाँ से रिवर फ्लो होती है और इसी लोलैंड में ये फ्लो करते हुए समुद्र से मिलती है। तो ये लो लैंड है, लो लैंड होने के कारण ये सारे रिवर नेविगेबल है, मतलब कि इसमें जो फैक्ट्री से सामान बना और इसमें शिप पे लादा और शिप से डायरेक्ट निकल के चले गए समुद्र में, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया। और आदमी के आने जाने के लिए भी, सामान के आने जाने के लिए, सबके लिए इसमें नेविगेबल है, मतलब कि नदी के रास्ते आराम से इसमें स्मॉल शिप ट्रैवल करती है। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत सपोर्ट करता है वेराइटीज ऑफ क्रॉप के लिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, तो यहाँ पे एक लो लैंड हो गया, मतलब एग्रीकल्चर टाइप का लैंड हो गया, उसके साथ यहाँ पे रिवर भी है, साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि सभी तरह के मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स को ये फेवर करता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से हाईली एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका है, होता है, एग्रीकल्चर रीजन है पूरा। इसके साथ साथ जब ज़्यादा खेती हो गई तो ये भी आप समझ लें तो पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड है। तो ये जो नॉर्दर्न लोलैंड है, यहाँ पे रिवर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का सीज़न काफ़ी सीज़न जो क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इन सब के साथ साथ जब एग्रीकल्चर है, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है ये वाला नॉर्दर्न लोलैंड वाला।
अब अगला पार्ट देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड वाला, जो येलो वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये सेंट्रल हाईलैंड है। ईस्ट वेस्ट रीजन में यूरोप के सेंट्रल पार्ट में ईस्ट और वेस्ट रीजन में ये फैला हुआ है। और वेस्टर्न फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न फ्रांस और उसका सदर्न जर्मनी, बेल्जियम और चेक रिपब्लिक और पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड, ये सब ऑस्ट्रिया, ये सब में ये चीज़ फैला हुआ है। इसकी अल्टीट्यूड की बात करें, इसकी हाइट की बात करें तो ये जो अल्पाइन रीजन है इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन है काफ़ी हाइट है इसका भी। और यहाँ पे हेविली फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं सदर्न अल्पाइन रीजन पे, जो फोर्थ पार्ट है अपना, ये जो पिंक कलर से देख रहे हैं ये वाला। इसमें बाल्कन पेनिनसुला पूरा आ जाता है, इटालियन पेनिनसुला आता है, पेरिनीज माउंटेन रेंज जो है ये वाला आ जाता है, उसका सीरियाज माउंटेन रेंज है, सीरियाज वो सब आ जाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और रीजन का बात करें तो सदर्न फ्रांस, सदर्न जर्मनी, इटली और बाल्कन्स के जितने कंट्री है वो, और फ्रांस का जो सदर्न वाला पार्ट है ये, और जो स्पेन है, स्पेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये, स्पेन के सदर्न पार्ट है वो, ये सब आ जाते हैं इसमें। और यहाँ पे जो फेमस जितने माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप के वो सब भी इसमें, जैसे कि एल्प हो गया, दिनारिक एल्प्स हो गया, बाल्कन पेनिनसुला का जो कैप्थेरियन माउंटेन हो गया, पेरिनीज हो गया, एल्पेनीज हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं इसी में। इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्टिव वॉल्केनोज भी है, जैसे ये सिसिली आइलैंड है, यहाँ पे माउंट वेसुवस और माउंट इटना, ये दोनों भी इसमें लाइज करते हैं। तो ये हो गए हमारे फिजिकल फीचर्स खत्म यूरोप के। अब देखते हैं यूरोप के कौन कौन से माउंटेन हैं, उनका मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से माउंटेन हैं, उनका लोकेशन क्या क्या है। तो माउंटेन में देखते हैं तो सबसे पहले यूराल माउंटेन रेंज। तो यूराल माउंटेन रेंज मैंने तो लोकेशन बताई है इसका कि रशिया में पड़ता है और यूरोप और एशिया का ये बॉर्डर भी होता है। यूराल माउंटेन रेंज वन ऑफ द ओल्ड माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ पे कोयला और बाकी सारे मिनरल्स, तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप है यूराल माउंटेन के अराउंड। यूराल माउंटेन का हाईएस्ट पे नरोद में ये है इसका लोकेशन यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे माउंटेन में, स्कैनेडियन माउंटेन में। तो स्कैनेडियन जो पेनिनसुला है ये पूरा, इसमें ये लाइज करता है स्कैनेडियन माउंटेन, और इसका जो हाईएस्ट पीक है गैल्दोपीजियन, ये वाला लाइज करता है, ये है इसका हाईएस्ट पीक है, और ये पूरा लाई करता है स्कैनेडियन पेनिनसुला में, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, ये सब में ये मिलेगा। और यूराल माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो नरोदने है। अब थर्ड माउंटेन रेंज की बात करते हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, वो पेनिनीज नाम से जाना जाता है। तो पेनिनीज नाम याद करने का तरीका ये हो गया कि जैसे कि रुपीस का पैसा होता है, वैसे यूके में पाउंड का पेनीज होता है, तो पेनीज का से पेनिनीज माउंटेन आप याद रख सकते हैं। तो ये तीन माउंटेन, ये नॉर्दर्न साइड में ये तीन माउंटेन थे, तो मेजर तो वो मैंने इसको कवर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पे सीरिया मोनेरा नाम का माउंटेन है, ये सदर्न स्पेन में। और ये सीरिया मोनेरा, ये जो देख सकते हैं ब्लैक लाइन किया हुआ, ये वाला सीरिया मोनेरा हो गया। इसके और साउथ में अगर जाएंगे तो यहाँ पे सीरिया नेवादा नाम का भी एक माउंटेन रेंज है, तो सीरियन माउंटेन रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये स्पेन के सदर्न पार्ट में ये पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो पेरिनीज माउंटेन पे, तो पेरिनीज माउंटेन स्पेन और फ्रांस को बॉर्डर करता है, और इसकी हाईएस्ट पीक एनीटो है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन रेंज है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछता रहता है कि पेरिनीज माउंटेन कहाँ पे है, तो ये स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन रेंज, एल्प्स माउंटेन रेंज। एल्प्स माउंटेन रेंज स्विट्जरलैंड, इटली और बहुत सारे जो एसोसिएटेड यहाँ पे कंट्रीज हैं, जैसे सदर्न फ्रांस हो गया, सदर्न जर्मनी हो गया, ये सब में भी फाउंड होता है, ना कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में। ये बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है एल्प्स। ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, ये यहाँ पे देख सकते हैं, माउंट ब्लैंक इसका हाईएस्ट पीक हो गया। उसके अगर एल्प्स से थोड़ा साउथ में आते हैं, इटली में, इटालियन पेनिनसुला में एल्पिनीज नाम के एक माउंटेन रेंज है, ये पूरे इटालियन पेनिनसुला में फैला हुआ है। ओमो ग्रांडे इसका हाईएस्ट पीक है। और आगे देखते हैं तो अब जूरा माउंटेन की बात करते हैं। जूरा माउंटेन एल्प्स के नॉर्दर्न साइड में पड़ेगा। ठीक है, और सदर्न फ्रांस का ये एक तरह से बॉर्डर एरिया में भी लगता है, तो ये जूरा माउंटेन हो गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जूरा माउंटेन, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये है जूरा माउंटेन। उसके बाद आ जाते हैं दिनारिक एल्प्स से। तो एल्प्स से ही लगा हुआ, अगर एल्प्स बाल्कन पेनिनसुला की तरफ जाएंगे तो हमें ये जो कोस्ट के एड्रियाटिक सी के कोस्ट के किनारे किनारे हमें माउंटेन रेंज मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं दिनारिक एल्प्स। ठीक है, और उसके अगर साउथ में जाएंगे तो बीच में बाल्कन कंट्रीज के सेंट्रल लैंड में, बाल्कन पेनिनसुला के सेंट्रल लैंड में बाल्कन माउंटेन रेंज भी मिलेगा। ठीक है, और दिनारिक एल्प्स हो गया, बाल्कन हो गया। अब इसके नॉर्थ में जाएंगे तो कैप्थेरियन माउंटेन रेंज मिलेगा।
इसके बाद हम आ जाते हैं कॉकेशियन माउंटेन रेंज में। तो कॉकेशियन माउंटेन रेंज जो है ये तो मैंने बताया था कि यूरोप और एशिया का बॉर्डर है, और इस पे जो इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूज, ये यूरोप की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूज है, जो कि कॉकस माउंटेन रेंज पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे माउंटेन्स खत्म हो गए, तो एक बार मैं रिवीजन के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यूराल माउंटेन रेंज हो गया, उसके बाद स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज हो गया, जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, यूराल तो हो गया रशिया में, प्योरली रशिया में पड़ेगा। उसके बाद हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, यूके में पाई जाती है पेनिनीज। उसके बाद अगर स्पेन पे आ जाते हैं, तो स्पेन में सबसे, स्पेन के सदर्न साइड में हमें मिलेगा सीरिया मोरेना और सीरिया नवादा नाम का माउंटेन रेंज हो गया। उसके बाद स्पेन और फ्रांस का जो बॉर्डर है उस पर मिलेगा हमें पेरिनीज। ठीक है, उसके बाद तो एल्प्स आ गया, एल्प्स के नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो जूरा माउंटेन, और एल्प्स के सदर्न साइड में जाएंगे तो एल्पिनीज माउंटेन। ठीक है, और एल्प्स से होते हुए अगर हम बाल्कन पेनिनसुला की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो कोस्टल इलाका, वहाँ पे हमें दिनारिक एल्प्स मिलेगा, और दिनारिक एल्प्स के बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो बाल्कन रेंज मिलेगा। ठीक है, और दिनारिक एल्प्स और बाल्कन रेंज के अगर सीधे हम नॉर्दर्न साइड में चलते तो कैप्थेरियन रेंज मिलेगा। और उसका तो फिर एक और है कॉकस माउंटेन रेंज, जो कि एशिया और यूरोप का बॉर्डर पे आ जाता है। माउंट एल्ब्रूज इसी पे लाई करता है, और ये हाईएस्ट पीक है पूरे यूरोप का। अब बात कर लेते हैं यूरोप की सभी रिवर्स के बारे में, जो मेजर रिवर्स हैं उसको, उसका लोकेशन देख लेते हैं, और वो किधर को फ्लो होती है वो सब भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, रिवर शुरू करने से मैंने बता दूं कि सारी रिवर, मोस्ट ऑफ द रिवर्स नेविगेबल है, मतलब आराम से इसमें शिप जा सकता है। पहला रिवर की बात करते हैं यूराल रिवर। तो यूराल रिवर माउंटेन से ही निकलती है, और ये आप देख सकते हैं मैप में, ये यूराल रिवर हुई और ये कैस्पियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये प्योरली रशिया में पड़ती है। उसके बाद अगर आप बात करें तो वोल्गा रिवर की, वोल्गा रिवर वन लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे यूरोप की, मोर देन 3000 किलोमीटर इसका लेंथ है, और ये प्योरली ये भी रशिया में ही लाइस करती है। ये इसका आप लोकेशन देख लीजिए, वोल्गा का ये वाला, ये फ्लो होते हुए और ये पूरा कैस्पियन सी में आके मिल जाती है, और ये भी नेविगेबल रिवर है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं डॉन रिवर की। तो डॉन रिवर भी रशिया से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन जो इसका जो एंडिंग पार्ट है ये यूक्रेन में पड़ जाता है, और सी ऑफ एजोव में जाके ये मिल जाती है डॉन रिवर। ठीक है, उसके बाद डेनिपर रिवर बात करें तो डेनिपर रिवर प्योरली लाइस करती है यूक्रेन में, और ये क्रीमिया पेनिनसुला के बगल में ब्लैक सी में जाके मिल जाती है। उसके बाद दनुबे रिवर की बात करते हैं। तो दनुबे रिवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है पूरे यूरोप का, क्योंकि इसमें 10 कंट्रीज से ये फ्लो होकर बहती है। ठीक है, तो ये एल्प्स के नॉर्दर्न साइड से निकल के, ये आप लोकेशन देखिए, मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये दनुबे रिवर निकलते हुए और ये पूरा होते हुए बाल्कन पेनिनसुला से होते हुए ब्लैक सी में जाके मिलती है। और ये जो वन ऑफ द मोस्ट है, काफ़ी सारे इसमें 4 कैपिटल सिटी इसी रिवर पे लाइस करते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के जो कैपिटल्स हो गए वो इसी पे ही लाई करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, पूरा बाल्कन से क्रॉस करता, तो बाल्कन में छोटे छोटे कंट्रीज हैं तो वो सब कवर हो जाते हैं इसी रिवर से। उसके बाद बात करते हैं इटली की। तो इटली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर पो रिवर। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, और ये एड्रियाटिक सी में जाके मिल जाती है, और ये एल्प्स के सदर्न साइड से निकलती है। वहीं दनुबे रिवर तो जो मैंने बताया ये नॉर्दर्न साइड से निकलते हुए वो कैप्थेरियन और एल्प्स के बीच से ये क्रॉस करते हुए पूरा ये बाल्कन को क्रॉस करती है, जबकि पो रिवर एल्प्स के सदर्न साइड से निकल के एड्रियाटिक सी में जाके मिल जाती है। उसके बाद रोनी रिवर है। रोनी रिवर ये भी एल्प्स के नॉर्दर्न साइड से निकल के ये फ्रांस के सदर्न साइड में ये आके मिल जाती है, लिगुरियन सी में, एक तरह से मेडिटेरियन सी भी कह सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। ये भी नेविगेबल है, बहुत सारा इससे नेविगेशन होता है। उसके बाद आ जाते हैं तोगस रिवर पे। तोगस रिवर इब्रियन पेनिनसुला का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। ये पूरा जो इब्रियन पेनिनसुला है स्पेन और पुर्तगाल वाला, तो ये तोगस रिवर का ये लोग मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और इस पे ही पुर्तगाल का कैपिटल भी लाइस करता है। तो ये हो गई तोगस रिवर। अब आगे बात करते हैं लोरी रिवर की। तो लोरी रिवर वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, फ्रांस की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये लोरी रिवर का लोकेशन हो गया। इसका फ्लो नॉर्थवर्ड साइड है, और ये अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो राइन रिवर की। तो राइन रिवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जर्मनी की, और उसके साथ साथ ये नीदरलैंड में भी फ्लो होती है, ये नॉर्थ सी में जाके मिल जाती है। उसके बाद एल्ब रिवर की बात करें तो एल्ब रिवर भी जर्मनी से फ्लो होती है, और ये भी निकल के नॉर्दर्न साइड में आ जाती है, नॉर्थ सी में जाके मिल जाती है।
उसका ओडर रिवर की बात करें तो ओडर रिवर भी पोलैंड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है और ये जाके बाल्टिक सी में गिर जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं थेम्स नदी की। तो थेम्स नदी यूके की वन ऑफ द मोस्ट फेमस नदी है, आप लोग इसके बारे में जानते हो, फेमस लंदन ब्रिज भी इसी पे है। ये थेम्स नदी हो गई, ये भी आके नॉर्थ सी में आके मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं पेनिनसुला ऑफ यूरोप के बारे में। यूरोप में बहुत सारे पेनिनसुला है, तो उसके बारे में एक चीज देख लेते हैं कौन कौन से पेनिनसुला है यहाँ पे। तो यूरोप को एक तरह से कहा जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, क्योंकि यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट ही एक तरह से पेनिनसुला है। इसके नॉर्दर्न साइड में भी आर्कटिक ओशियन है, इसके सदर्न साइड में मेडिटेरियन सी है, इसके ईस्ट वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन है। तो ये एक तरह से पूरा पेनिनसुला, और ये पेनिनसुला तो एक तरह से है ही, और इस पे भी बहुत सारे पेनिनसुला है। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से पेनिनसुला है। तो सबसे नॉर्दर्न साइड में देखें जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, उसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे ये कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला रशिया में लाई करता है। तो यहाँ से कोला पेनिनसुला हो गया। उसका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला तो आप लोग जानते हैं, कई बार मैंने बताया, नॉर्वे स्वीडन दोनों इसी पे लाइज करते हैं। उसके बाद आता है जुटलैंड पेनिनसुला। जुटलैंड पेनिनसुला डेनमार्क में लाइन करता है, एक तरह से कह सकते हैं पूरा डेनमार्क ही जुटलैंड पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद आता है इब्रियन पेनिनसुला। इब्रियन पेनिनसुला तो मैंने बताया था, स्पेन और पुर्तगाल वाला जो ये वाला इलाका हो गया, ये पूरा आ गया इस इब्रियन पेनिनसुला। इसमें भी देख सकते हैं इसके तीनों साइड से अगर ओशियन है, एक साइड से नॉर्दर्न साइड में देखो बे ऑफ बिस्की, सदर्न साइड में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी, और इसके वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो इब्रियन पेनिनसुला हो गया। उसका आगे बढ़ेंगे तो इटालियन पेनिनसुला, ये पूरा इटली ही पूरा इटालियन पेनिनसुला पे लाई करता है। एक साइड में इसको देखेंगे तिथेरियन सी है, एक साइड में एड्रियाटिक सी है, और नीचे सदर्न साइड में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है। उसके बाद बात कर लेते हैं बाल्कन पेनिनसुला की। तो बाल्कन पेनिनसुला तो मैंने बताया ही था, तो पूरा बाल्कन जो है, बाल्कन कंट्रीज पूरा पेनिनसुला पे लाई करता है। तो ये वाला हो गया पूरा बाल्कन पेनिनसुला। उसके बाद आता है क्रीमियन पेनिनसुला, ये ब्लैक सी में पड़ता है ये वाला। अभी तो यूक्रेन का पार्ट है, वैसे वैसे अभी पॉलिटिकली इस पे रशिया का ही कब्जा है। तो ये पूरा क्रीमियन पेनिनसुला हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोला पेनिनसुला रशिया का हो गया। उसका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जिसमें नॉर्वे और स्वीडन हो गया। उसके बाद आ गया जुटलैंड पेनिनसुला जिसमें डेनमार्क हो गया। उसका इब्रियन पेनिनसुला स्पेन और पुर्तगाल वाला। उसका इटालियन पेनिनसुला नाम से क्लियर है, जिसपे पूरी इटली लाई करती है। उसका बाद बाल्कन पेनिनसुला सारे बाल्कन कंट्रीज पे लगा। फिर उसके बाद क्रीमियन पेनिनसुला जो कि ब्लैक सी में स्थित है। अब बात कर लेते हैं आइलैंड्स ऑफ यूरोप के। यूरोप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो जो फेमस आइलैंड है उसको बारे में हम एक बार देख लेते हैं, उसका लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। तो सबसे पहले बात करेंगे आइसलैंड की। आइसलैंड एक प्योर कंट्री ही है, अपने आप में ही पूरा कंट्री है, और ये यहाँ पे लाई करती है सबसे नॉर्दर्न साइड में यूरोप के। उसके बाद आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है ये मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में बताया, इसका वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन भी एक आइलैंड है जिसपे 3 किंगडम लाइज करते हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो ये वाला इंग्लैंड वाला हो गया। उसका आ जाता है आयरलैंड, इसी के बेस्ट बगल में यहाँ पे आयरलैंड है। ये अलग कंट्री है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ये यूके को बिलोंग करता है, बाकी ये जो पूरा है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये पूरा जो मिला के ये आयरलैंड एक आइलैंड हो गया, ठीक है। उसका सिसिली आ जाते हैं। सिसिली इटली के एकदम साउथ में देखेंगे, यहाँ पे ये हो गया सिसिली। ये फेमस है अपने एक्टिव वोल्केनो के लिए, माउंट एटना, माउंट वेसुवस, ये सब इसी पे लाइज करते हैं। उसका सर्देनिया आइलैंड ये वाला हो गया। ये भी आइलैंड इटली को ही बिलोंग करता है। सिसिली भी इटली को बिलोंग करता है, सर्देनिया भी इटली को बिलोंग करता है। दोनों एस से है नाम, तो याद रखने में आसान है, तो दोनों इटली को बिलोंग करता है। उसका कोरोसिया जो आइलैंड है ये फ्रांस को बिलोंग करता है। यहाँ पे बगल में फ्रांस है, तो ये फ्रांस को बिलोंग करता है। ये भी वन ऑफ द मेजर आइलैंड है। उसके बाद आ जाता है बेलेरिक आइलैंड। यहाँ पे बेलेरिक आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये बिलोंग कर जाते हैं स्पेन को, ठीक है। तो जो अगल बगल कंट्री है वो उसी को बिलोंग करती है, वो सारी आइलैंड जो बगल बगल में। तो लोकेशन के साथ साथ ध्यान रखने का है। उसका क्रीटी आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्रीटी आइलैंड हो गया। ये यहाँ पे कौन सी कंट्री है? ग्रीस। ये ग्रीस को बिलोंग करती है। और इसके साथ साथ एक और कंट्री है माल्टा, ये नीचे में पड़ती है। ये तो अपने आप में ही कंट्री है और ये पूरा आइलैंड पे भी है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तो इससे आपको याद हो जाएगा। जैसे आइसलैंड हो गया, ये अपने आप में कंट्री है और एक आइलैंड भी है, ठीक है। उसका ग्रेट ब्रिटेन हो गया, उसका आइसलैंड हो गया। उसके बाद अगर हम मेडिटेरियन सी में बात करें तो बहुत सारे आइलैंड है, तो मेजर आइलैंड को मैं कवर कर रहा हूँ। तो बेलेरिक आइलैंड हो गया, स्पेन को बिलोंग करेगा। क्रोशिया हो गया जो कि फ्रांस को बिलोंग करेगा। उसका सर्देनिया और सिसिली दोनों बिलोंग करेंगे
इटली को, ठीक है। उसके बाद आ गया क्रीटी आइलैंड जो कि बिलोंग करेगा ग्रीस को, और उसके बाद आ जाता है एक छोटा सा आइलैंड है माल्टा। माल्टा आइलैंड अपने आप में ही कंट्री है। तो यहाँ पे हो गया यूरोप के सारे आइलैंड्स खत्म। अब बात करेंगे यूरोप के सीज के बारे में, कौन कौन से सी है इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो यूरोप के अगर नॉर्दर्न साइड में बात करेंगे तो आर्कटिक ओशन है, ठीक है। लेकिन जो लैंड एरिया के साथ साथ एसोसिएटेड सी है तो वो सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रशिया के जो नॉर्दर्न साइड में अगर जाएंगे तो बेरेंट सी मिलता है। बेरेंट सी आप लोग नाम से ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तेल मिलता है और इसीलिए बेरेंट क्रूड ऑयल नाम से जाता है। तो यहाँ पे तेल बहुत सारा मिला, कच्चा तेल का बहुत ज्यादा कुआं है, ये आप देख सकते हैं बेरेंट सी। इसी के अगर थोड़ा साउथ में चलते हैं और ये जो रशिया वाला जो पार्ट है कोला पेनिनसुला और जो मेनलैंड ये जो रशिया देख रहे हैं इसके बीच में एक छोटा सा ये समुद्र है जिसको व्हाइट सी के नाम से जाना जाता है। मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैं ये चीज देखना चाह रहा था कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो व्हाइट सी और ब्लैक सी दोनों से क्रॉस करता है। तो मैंने तो ये मैप में देख लिया कि आप मैप में देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है जो कि एकदम सेंटर से बिलोंग करता है, जो कि व्हाइट सी को भी क्रॉस करता है और ब्लैक सी को भी क्रॉस करता है। तो मैं इसका ऑप्शन दे देता हूं, मैं इसका 3 ऑप्शन दूंगा, आप इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। 0 डिग्री, 35 डिग्री या 65 डिग्री ईस्ट, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड इससे बिलोंग करता है जो ये कि व्हाइट सी और ब्लैक सी दोनों के क्रॉस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरेंट सी हो गया, यहाँ पे व्हाइट सी हो गया। अब आ जाते हैं नॉर्वेजियन सी में। तो नॉर्वे के नॉर्दर्न साइड में पड़ेगा नॉर्वेजियन सी, ठीक है। याद रखने का तरीका है, नॉर्वे के नॉर्दर्न साइड में कौन सा सी पड़ेगा, नॉर्वेजियन सी, ठीक है। और भी सी आसान है, ये सब नाम के साथ मैं एसोसिएट कर दूंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसका बाद आ जाते हैं ये बीच में बाल्टिक जो कंट्रीज है उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड सी है, मतलब कि जो इंटरनल पार्ट में जो आ जाते हैं ये जो पूरा है यहाँ बाल्टिक सी कहलाएगा, ठीक है। इस्टोनिया, लिथुएनिया के साथ साथ जो एसोसिएटेड यहाँ पे जो सी हो गया वो बाल्टिक हो गया। बाल्टिक कंट्रीज भी है, बाल्टिक सी भी हो गया, जैसे नॉर्वे कंट्री भी है, नॉर्वेजियन सी भी हो गया, ठीक है। अब बाल्टिक सी का देखेंगे आप 3 एक्सटेंशन है, एक ये और एक ये, ठीक है। सबसे ऊपर वाला बात करेंगे जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, गल्फ ऑफ बोथनिया, जो बाल्टिक सी का एक्सटेंशन है लेकिन नाम अलग है, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे फिनलैंड और यहाँ एस्टोनिया के बीच में जो ये जो ओशियन है, और ये जो पार्ट लगता है ये रशिया वाला पार्ट है, और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है। तो ये जो बीच वाला जो ये ओशियन हो गया ये गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड के बगल में तो गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये एक छोटा सा यहाँ पे गल्फ है, इसको कहेंगे गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि रीगा किस कंट्री का कैपिटल है, इस्टोनिया, लतविया या लिथुएनिया। मैं कंट्री और कैपिटल इसके पिछले बार वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो आप वो भी उसका भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपको अगर पता है तो आप अपने मन से भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए बाल्टिक सी के साथ गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ये खत्म हो गया। उसका तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। यूरोप जो मेन लैंड है, बेल्जियम, जर्मनी, इसके नॉर्दर्न साइड में कौन सी सी है, नॉर्थ सी। नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ सी हो गई, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। और नॉर्वे के नॉर्थ में जो था नॉर्वेजियन सी, और जो मेनलैंड जो यूरोप है इसके नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ सी, ठीक है। वही अगर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जो बीच की जो समुद्र है उसको नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और देख लेते हैं, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो समुद्र है इसका नाम है इरिश सी। आयरलैंड से है तो आयरलैंड के लोगों को इरिश बोला जाता है, तो इरिश सी इसका नाम हो गया। उसका सेल्टिक सी एक और है, इसके जो सदर्न साइड में ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये सेल्टिक सी हो गया, ठीक है। और इसके अगर साउथ में चल जाए तो यहाँ पे जो बे है, तो मैंने पहले ही बताया, तो ये बे ऑफ बिस्की हो गया। फ्रांस और स्पेन के जो बीच में जो बे पड़ जाए ये बे ऑफ बिस्की हो गया। एक बार रिवीजन के लिए फिर से एक बार फटाफट से देख लेते हैं। रशिया के नॉर्थ में कौन सा सी हो गया, बेरेंट सी। उसके अगर साउथ में जाएंगे तो वहां पे हमें व्हाइट सी मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम नॉर्वे के नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो नॉर्वेजियन सी, और वहीं अगर पूरे यूरोप के जो जर्मनी के नॉर्थर्न साइड में अगर जाएंगे तो नॉर्थ सी। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये जो मेन यूरोप की कंट्रीज हैं उसके अगर नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ सी, ठीक। नॉर्वे के नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी, मेनलैंड यूरोप के नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ सी। बाल्टिक कंट्री के पास जो सी है वो बाल्टिक सी हो गया। और उसके साथ 3 एक्सटेंशन याद कर लेते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हो गया। उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच का हो गया। और उसके बाद गल्फ ऑफ रीगा जो एस्टोनिया, लतविया और एस्टोनिया के बीच में ये जो पड़ जाता है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ रीगा हो गया, ओके। 3 और छोटे छोटे समुद्र है वो उसको भी देख लेते हैं।
यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल हो गया, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इरिश सी, और आयरलैंड के साउथ में पड़ जाएगा सेल्टिक सी, ठीक है, और स्पेन और फ्रांस के बीच में तो पड़ जाएगा बे ऑफ बिस्की। तो ये नॉर्दर्न साइड के, यूरोप के नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड्स के जितने भी मैंने सी थे मैंने खत्म कर दिए। अब बढ़ते हैं यूरोप के सदर्न साइड में। पूरा तो अगर यूरोप के सदर्न साइड देखा जाए तो मेजर तो 3 ही सी है। पहला मेडिटेरियन सी, ये आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा हो गया मेडिटेरियन सी, फिर ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी का ही पूरा तो अगर देखा जाए तो मेडिटेरियन सी है, लेकिन जो लैंडमास के पास जितने भी पानी के वाटर बॉडीज है उसको भी सी का नाम दिया गया है, तो वो सब भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, और ब्लैक सी के साथ जो एसोसिएटेड है, यहाँ पे एक छोटा सा ये सी देख रहे हैं, ये सी ऑफ एजोव है, एजोव सी कर सकते या सी ऑफ एजोव कर सकते हैं, तो ये एजोव सी होगा जो ब्लैक सी के साथ यहाँ पे है, ठीक है। अब मेडिटेरियन, कैस्पियन सी तो अपने आप में पूरा है, ब्लैक सी हो गया, के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा सी, एजोव सी, तो ए बी से याद कर सकते हैं, एजोव सी, आजा ब्लैक ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं, आजा ब्लैक का तो एजोव ब्लैक सी ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। उसका बाद जाता है मेडिटेरियन सी में, तो मेडिटेरियन सी में लंबा चौड़ा है सी सब, उसको देखते हैं। तो अगर हम वेस्टर्न साइड से अगर हम इसमें इंटर कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन से अगर हम इसमें इंटर कर रहे हैं मेडिटेरियन सी में, तो सबसे पहले हमको मिलेगा अल्बोरन सी, ठीक है। उसके अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बेलेरिक सी, फिर उसके और आगे जाएंगे तो लिगुरियन सी, ठीक है। ये 3 सी हमें मिलेगी लाइन से, अल्बोरन सी, बेलेरिक सी और लिगुरियन सी, ठीक है। तो तीनों का नाम याद करने का तरीका मैंने अपने से बना लिया, तो ये है अल्बेली के नाम से आप याद करते हैं, अल्बोरन सी, बेलेरिक सी और लिगुरियन सी, तो अल्बेली नाम से आप याद कर सकते हैं, ALBALI, अल्बेली के नाम से आप याद कर सकते हैं, अल्बोरन सी, बेलेरिक सी, लिगुरियन सी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है इटालियन पेनिनसुला, इटली। अब इटली के 3 साइड में 3 समुद्र हैं, ठीक है। तो इसके अगर नॉर्दर्न साइड में देंगे तो एड्रियाटिक सी, फिर इसके अगर सदर्न साइड में जाएंगे तो टेथेरियन सी, और इसके जो ईस्टर्न साइड है वो आयोनियन सी, ठीक है। तो नाम याद रखने का तरीका है, इटली का जो लेटर आप देख सकते हैं ITALY, तो आई से हो गया आयोनियन सी, टी से हो गया टिथेरियन सी और ए से हो गया एड्रियाटिक सी। अब ये सबसे साउथ में हो जाएगा आयोनियन सी, उसके अगर थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो टिथेरियन सी, और इटली के नॉर्दर्न साइड में चला जाएंगे तो हम एड्रियाटिक सी, ये हमें मिलेगा। तो अल्बेली नाम से याद कर सकते हैं, अल्बोरन सी, बेलेरिक सी, लिगुरियन सी, ठीक है। उसके बाद अगर इटली के पास देखेंगे तो हमें आयोनियन सी, टेहेरियन सी और एड्रियाटिक सी, तो ये आप याद करते हैं। इटली का ITALY है, तो आई से आयोनियन सी, टी से टेहेरियन सी और ए से एड्रियाटिक सी, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीस के और तुर्की के बीच में जो सी मिलेगा वो है एजियन सी। तो जैसा कि जानते हैं ग्रीक है बहुत एज ओल्ड पुराना देश है, तो एज पुराना है, एज ओल्ड है, तो ये एजियन सी, इससे आप याद कर सकते हैं, बहुत पुराना है तो एज हो गया इसका, तो एजियन सी इसका नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेडिटेरियन सी के सारे मैंने सी खत्म करा दिए, नॉर्दर्न साइड के भी खत्म करा दिए, मेडिटेरियन सी भी खत्म कर दिया, और ब्लैक सी के साथ जो एसोसिएटेड है एजोव सी वो भी हमने देख लिया। तो अब देख लेते हैं स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप। तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं? स्ट्रेट्स होते हैं वो एक पतली सी वाटर बॉडी जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो यूरोप में कौन कौन सा स्टेट है उसको देखते हैं। ये पूरा यूरोप का मैप। तो आप यहाँ पे जानते हैं इस्टोनिया, बाल्टिक कंट्री इस्टोनिया, लतविया और लिथुएनिया। इसके अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे रशिया का पोर्शन लगता है, ठीक है। ये आप रशिया की तो मैप में आपने जानते ही है, ये रशिया का पोर्शन लगता है। एक और लोकेशन देखते हैं, यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला के जो अगर नॉर्थ में जाए तो एजोव सी है, ये एजोव सी भी रशिया को बिलोंग करता है, यहाँ पे रशिया का मेनलैंड लगता है। तो ये वाला पार्ट हो गया रशिया का पार्ट लगता है, और ये पार्ट जो है ये भी रशिया का पार्ट लगता है। अब सपोज कीजिए हमें यहाँ से पूरा राउंड घूमते हुए, पूरा यूरोप का एक चक्कर लगाते हुए हमें एजोव सी होते हुए यहाँ पे रशिया का मेनलैंड वापस पहुँचना है, तो हमें कौन कौन से स्टेट से होके गुजरना पड़ेगा। तो बस हम इसी पैटर्न को याद रखेंगे तो सारे स्टेट्स अभी कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम निकले, अपने शिप से निकले तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले डेनमार्क और स्वीडन यहाँ के बीच में एक पतली सी रास्ता पड़ रही है, पतली सी बॉर्डर बॉडी पड़ रही है। तो ये पतली सी बॉर्डर बॉडी मतलब कि स्टेट पड़ेगा, तो स्टेट का नाम हो गया सकाग्रेक स्टेट। तो ये जो पहला स्टेट पड़ा जो डेनमार्क, जो ये
जुटलैंड पेनिनसुला है, और जो स्वीडन है, इस नॉर्वे स्वीडन, ये जो पतली से बॉर्डर बॉडी है सकाग्रेक स्ट्रेट नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकल गए, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमें स्ट्रेट मिला सकाग्रेक स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं तो फिर हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस के बीच से निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिर से एक पतली सी वाटर बॉडी पड़ रही है, ये स्ट्रेट हो गया स्ट्रेट ऑफ डोवर। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, सकाग्रेक स्ट्रेट, उसका स्ट्रेट ऑफ डोवर से क्रॉस किए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो अब यहाँ से घुसेंगे, अटलांटिक ओशन में पहुंच गए। अब अटलांटिक ओशन से आगे बढ़ते हुए हमें मेडिटेरियन सी में जाना है। मेडिटेरियन सी में जाने के लिए हमें फिर से स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये पास है, ये एक रूट है जिससे हम अटलांटिक ओशन से पूरे यूरोप में घुस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट पड़ा वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, आगे बढ़े, हम मेडिटेरियन सी में बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हमें आगे जाना है एजोप सी की तरफ, तो अब यहाँ से हम ग्रीस और तुर्की के बीच से हम घुसेंगे। ठीक है, अपने शिप को लेके। अब यहाँ पे जाएंगे तो एक सी एजियन सी पड़ा, एजियन सी तक तो पहुंच गए। अब आगे पड़ रहा है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, ये जो छोटा सा सी है ये सी ऑफ मरमरा। तो एजियन सी से सी ऑफ मरमरा जाने के लिए यहाँ पे हमें फिर से स्ट्रेट पड़ेगा, वो उसका नाम होगा डार्डेनियस स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे डार्डेनियस स्ट्रेट हो गया। अब सी ऑफ मरमरा में पहुंच गए, फिर से अभी क्रॉस करना है, ब्लैक सी में जाना। यहाँ पे बीच में इस्तांबुल शहर पड़ता है, जिसके बीच से ही एक स्ट्रेट निकलती है, तो स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल हो गया। ठीक है, सिंपल। और उसका दूसरा नाम बॉस्फोरस स्ट्रेट भी है। ठीक है, अब यहाँ से हम ब्लैक सी में पहुंच गए। ब्लैक सी में पहुंचने के बाद अभी हम क्रीमियन पेनिनसुला के बगल से होते हुए यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे तो सी ऑफ एजोब में जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से स्ट्रेट पड़ेगा, क्रिच स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्रिच स्ट्रेट पड़ेगा, तो हम वापस यहाँ पे मेनलैंड यूरोप रशिया को पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा एक बार एक राउंड पूरा हम लोग घूमे तो यहाँ पे पहुंच गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रशिया से हम लोग चलेंगे यहाँ पे एस्टोनिया और रशिया के बगल से सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पड़ता है, यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ से आते हुए सबसे पहले डेनमार्क और स्वीडन के बीच में हमें पड़ेगा सगारेक स्ट्रेट। उससे आगे बढ़ेंगे तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ डोवर। उससे आगे निकले अटलांटिक ओशन से होते हुए अब वापस से मेडिटेरियन सी में घुसेंगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पूरा मेडिटेरियन सी क्रॉस करते हुए अब ग्रीस के और तुर्की के पास से जो एजियन सी है, एजियन सी से हम घुसेंगे सी ऑफ मरमरा की तरफ। तो वहां पे बीच में एक स्ट्रेट पड़ेगा जिसका नाम है डार्डेनियस स्ट्रेट। उसके बाद तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, उसके बीच से निकलेंगे तो स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट। उसका ब्लैक सी में हम लोग पहुंच गए। ब्लैक सी से फिर सी ऑफ एजोप में घुसेंगे तो वहां पे एक स्ट्रेट पड़ेगा क्रिच स्ट्रेट, तो क्रिच स्ट्रेट हो गया। उसके बाद हम फिर वापस रशिया पहुंच जाएंगे। तो ये सारे मैंने स्ट्रेट भी कंप्लीट करा दिए। एक बार देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थोड़ा डिटेल में। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये स्पेन का पार्ट है, लेकिन ये यूके के अंडर में, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है, और ये पड़ता है जिब्राल्टर। ठीक है, इस एरिया का नाम जिब्राल्टर है, जो कि यूके की ओवरसीज टेरिटोरी है, और इसी के नाम पे पड़ा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है। अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नॉर्थ में जाएंगे तो स्पेन पड़ता है। अगर बड़े मैप में देखते हैं तो हमें स्पेन दिखता है और नीचे में अफ्रीका दिखता है और वहां पे मोरक्को है। लेकिन यहाँ पे अगर डिटेल में देखा जाए तो नॉर्दर्न साइड में यूरोप स्पेन हो गया, और स्पेन के साथ साथ यहाँ पे यूके भी बैठा हुआ है, तो दो कंट्री यहाँ पे हो गई। ठीक है, और अगर हम अफ्रीका वाला पार्ट में जाएंगे तो मोरक्को है। मोरक्को के एक सबसे जो टिप है यहाँ पे एक स्यूटा नाम का एक जगह है जो कि स्पेन का कब्जा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आसपास का पूरा एरिया था, तो इंपॉर्टेंट था, मैंने भी इसको भी कवर कर दिया। वैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये अभी यूके के अंडरटेकिंग में आता है, इसका पूरा कंट्रोल यूके रखता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।